मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विंस अग्रवाल और अपने फिजिक्स क्लासेस में चैप्टर सेकंड शुरू कर रहे हैं। आज चैप्टर फर्स्ट जो है वो पूरा कर लिया था हमने, न्यूमेरिकल पोर्शन उसके हो गए थे। बाकी आप उसकी थोड़ी और प्रैक्टिस कर ले, कहीं से भी किसी भी बुक से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस थोड़ा और कर लें। अब देखो इसमें एक बात कि आरबीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर सेकंड आ गया और सीबीएसई यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो चैप्टर फर्स्ट ही है। यानी ये जो पार्ट पढ़ेंगे आरबीएससी में केवल इतना कर रखा है, एनसीईआरटी के चैप्टर एक को दो भागों में डिवाइड कर दिया, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड नाम दे दिया। ठीक है, तो आरबीएससी का चैप्टर सेकंड है और एनसीईआरटी का फर्स्ट है। फर्स्ट ही चल रहा है अभी। चैप्टर का नाम है गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग। गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसमें पहला टॉपिक लेते हैं विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाइव से लिखते हैं इसे। अब सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। कोई भी सतह हो उससे लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। लंबवत क्यों लेते हैं? क्योंकि कोई भी सतह है, सतह का कोई आयतन नहीं होता है, सतह का केवल क्षेत्रफल होता है। तो उससे बल रेखाएं क्या होगी, किसी न किसी कोण पर आएगी। जब उसके समांतर आएंगी तो उसमें से बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी, किसी न किसी कोण पर आएंगी तभी, और मैक्सिमम तब गुजरेंगी जब उसके लंबवत आएंगी। इसलिए अगर हम कोई भी सतह मान लें, जैसे किसी भी प्रकार की सतह है, कैसी भी हो सकती है, वर्गाकार, आयताकार या वृत्ताकार या अनियमित आकृति की, तो अब यहां से इधर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है, इधर से प्लस आवेश है मान लो उधर, तो इस तरह से बल रेखाएं आ रही है, ये इसमें से गुजरेंगी। अब हमें जिस भाग में देखना है वहां हम अल्पांश ले लें। जैसे यहाँ इस भाग में देखना है तो यहाँ स्मॉल एलिमेंट ले लें, कोई डीएस ले लिया। किसी भी सतह पर जो डीएस लेते हैं उसके जो डायरेक्शन है वो हमेशा उस सतह के लंबवत होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी। डीएस जो है उसका इकाई सदिश जो होता है वो हमेशा, ये यूनिट वेक्टर है भी, इसके कैप लगा दिया, और ये डीएस है। डीएस क्यों लिया है कि उस पूरे का जो क्षेत्रफल है वो टोटल क्षेत्रफल मान लेते हैं सरफेस एस, और स्मॉल पार्ट ले रहे हैं हो गया डीएस। तो यहाँ जो एंगल होगा उस एंगल पे ही डिपेंड करेगा कि यहां से बल रेखाएं कितनी गुजरेगी। तो सबसे पहली बात ये तो वैल्यू हो गई, एंगल हो गया थीटा। दूसरी बात इसकी परिभाषा। परिभाषा इसकी क्या है? बल रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो है वही क्या कहलाती है? फ्लक्स कहलाती है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से गुजरेगी? किसी भी सतह से गुजरेगी, उससे गुजरने वाली रेखाओं की संख्या। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। किसी सतह की लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस crosses from any perpendicular surface is called electric flux.
अब इसको फॉर्मूला फॉर्म में कैसे डिफाइन करते हैं, इसको लेते हैं फाई इज इक्वल टू, फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस। ई डॉट डीएस क्या है, ई यहाँ फील्ड लाइंस है, ये विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र तो है वो टोटल जितना आ रहा है वो है, अब यहां से कितना गुजरेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इस स्मॉल एलिमेंट पे डिपेंड करेगा, अल्पांश पे डिपेंड करेगा, और ये किस कोण पे आ रहा है उससे। तो दूसरा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डॉट डीएस लिखें, या ये क्या है इसका डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुण है, तो इसके लिख सकते हैं ई डीएस कोस थीटा। तो अब इसमें देखो क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इसमें 2-3, वो अगर आपको ई डीएस अगर आपको इकाई सदिशों के साथ दे दिए जाएं, सदिश फॉर्म में दे दिए जाएं, तो आप उनका अदिश गुणा कर लोगे, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन और के डॉट के वन लेकर मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको थीटा फॉर्म दे रखी है, यानी ये स्केलर फॉर्म दे रखी है, अदिश राशि, ये रूप में संख्यात्मक मान दे रखा है, और यहाँ थीटा दे रखा है कितने डिग्री पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती है, तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर ले, वो देख के पता चल जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन होगा वो आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में हमें मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी मात्रक की, तो इसका जो मात्रक है वो यहाँ से देखें तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हुआ, और cos थीटा क्या है, न्यूमेरिकल नंबर है, ये तो संख्यात्मक मान है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो वैल्यू क्या आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब इसका जो मात्रक है वो वेबर लेते हैं, फ्लक्स का जो मात्रक है वेबर साइंटिस्ट के नाम पर है, तो इसको WV से लिखते हैं, WV से, वेबर कहते हैं जिसे, ये भी इसका मात्रक है, और बुक्स में इसका ये यूज किया जाता है। अगर हमें फ्लक्स की डायमेंशन निकालनी हो, विमा निकालनी हो, तब हम वेबर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये तो जैसे बल का मात्रक न्यूटन है, तो न्यूटन से अपने नहीं निकाल सकते, बल का या तो फॉर्मूला चाहिए या उसकी ओरिजिनल यूनिट है वो चाहिए, क्योंकि ये तो साइंटिस्ट के नेम पर है, इसलिए नेम से अब नहीं बता सकते। तो यहाँ से अगर ये आपको पता है और इसकी अगर आपसे डायमेंशन पूछ ली जाए, बीमा पूछ ली जाए, तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि न्यूटन आ रहा है, न्यूटन क्या है, बल है, तो यहाँ बल की बीमा रख दें, सोल्व कर लेते हैं इसको, और बल की बीमा ML/T-2 मीटर स्क्वायर है, और मीटर स्क्वायर डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर डिवाइड में कूलम, कूलम का मतलब किसका मान है, आवेश का, और Q बराबर क्या होता है, I से फॉर्मूला ले लिया, I इज इक्वल टू Q/T, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/T, I क्या हो गया A और T क्या हो गया T, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी A/T। बाई चांस शॉर्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन जो 11th में पूरा चैप्टर आता है, और 12th में भी हर टॉपिक के साथ डायमेंशन जो है वो अपने सिलेबस के अंदर है, तो जो भी टॉपिक पढ़े, जो भी फॉर्मूला आप निकालें, तो उसके साथ साथ आप ये डायमेंशन जरूर निकाल लें। तो M इसको देख लो, M एक ही जगह है, एज इट इज रख दें, L यहाँ है, L1 L2 ये है, तो कितना हो गया, L3 हो गया, T-2 है, ये T1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा T-3, A1 है, तो ये ऊपर आगे क्या हो जाएगा -1। डायमेंशन के लिए आपको या तो फॉर्मूला पता हो या डेफिनेशन पता हो, जैसे भी पता है, अगर आपको 5 VDS पता है तो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको सोल्व कर सकते हैं। ये आ गई इसकी डायमेंशन, मात्रक और फॉर्मूला। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं और इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें देखो एक बात, आप ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये ध्यान रखना कि थीटा कहां बढ़ रहा है, इसके अंदर थीटा जो है वो किसके बीच में बढ़ रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश के इकाई सदिश के बीच बढ़ रहा है, यानी अल्पांश की डायरेक्शन। जैसे अपने पास कोई ये सतह है, यहाँ पर हमने अल्पांश ले लिया, तो यहाँ इसके साथ कोई एंगल नहीं बढ़ेगा, इसकी जो डायरेक्शन है, किसी भी सतह पर, किसी भी सरफेस पर कोई अगर पॉइंट ले, यहाँ पर अगर कोई ये जैसे ये है, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट ले ले हम यहाँ, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगी। तो किसी भी सतह पर कोई भी अल्पांश ले, कोई भी बिंदु माने अगर, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा उस सतह के लंबवत होती है। तो एंगल जो है वो किसके साथ बनते हैं, डायरेक्शनों के बीच में बनते हैं, डायरेक्शन कौन कौन सी है उसके बीच में। तो एक तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरा यहां से देखें तो इस बिंदु पर अल्पांश की दिशा ये हो जाएगी, तो एंगल ये यहां बढ़ेगा, ये एंगल है इसका, ये थीटा है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर रिजल्ट में थोड़ा सा अलग वैल्यूज आती है, वो कैसे आती है वो देखते हैं इसके अंदर। अब देखो
इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं इसे यहां से। अब इसमें मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन अगर देखें तो फर्स्ट केस अगर लें, क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र किसी सतह के किसी पृष्ठ के समांतर है। अब अपने नॉर्मली क्या बात करते हैं कि समांतर देखते ही अपने 0 डिग्री लगा देते हैं और लंबवत देखते ही हमेशा 90 डिग्री लगा देते हैं। तो हर जगह लंबवत का मतलब 90 डिग्री नहीं होता है। वैसे हम हर जगह लंबवत का मतलब 90 डिग्री ही लेते हैं, लेकिन यहाँ लंबवत का मतलब आपको ये देखना है कि क्या दे क्या रखा है। आपको ये दिया जाएगा विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत है, विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत है, तो अपने को कोण सतह के साथ नहीं बढ़ाना है। पहली बात तो आप ये जरूर कंसेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत गलतियां होती है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो मैक्सिमम चांसेस गलत होने के रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर कंसेप्ट इसका रट्टा मारते हैं सब कि ईडीएस कोस थीटा है और थीटा की वैल्यू 0 समांतर है तो 0 डिग्री रख दो और लंबवत है तो 90 डिग्री। तो पहले तो ये बात आप क्लियर कर लें। दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर ये सतह ले रहे हैं, अपने ये सतह ले रहे हैं, इस पर कोई हमने बिंदु ले लिया यहाँ, तो इसकी जो डायरेक्शन है ये अल्पांश अगर ले लें एलिमेंट तो इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी। अगर ये सतह यहाँ है, हमने यहाँ ले लिया कोई अल्पांश, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इसके लंबवत इधर होगी। इस कॉर्नर पे ले लें यहाँ, तो इसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी। यानी जो भी पृष्ठ जैसा भी है, अगर इसको ऐसा करते हुए इसे एंगल भी झुका दें तो इसका 90 डिग्री भी इतना झुक जाएगा ऐसे, ठीक है। इधर कर दें तो इधर हो जाएगा इसका 90 डिग्री। यानी सतह पर कोई भी अल्पांश लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन सतह के लंबवत होती है, एक बात ये। दूसरी बात, कोण जो है वो एक तो विद्युत क्षेत्र तो क्या है, सदिश राशि है, उसमें डायरेक्शन होगी, और दूसरा क्या बचा, दूसरा बचा एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट यानी अल्पांश, तो उसकी डायरेक्शन के साथ कोण बढ़ेगा, न कि उसके बिंदु के साथ कोई कोण नहीं बढ़ता है। वहां कोई रेखा होती है, रेखा का मतलब यहाँ डायरेक्शन से है, तो उसके साथ कोण बढ़ेगा। तो ये बात आप बिल्कुल क्लियर कर लें कि अगर आपको ये दे दिया क्वेश्चन, जैसे मैं लिख देता हूं पूरा क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा, यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो, तो अब समांतर है तो इसका मतलब क्या है वो ध्यान रखना है। समांतर है मतलब फिर क्या नाम है, समांतर है मतलब थीटा यहाँ 0 डिग्री नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स में भी फिर यही बात करेंगे, और ये जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पूरा मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, तो पूरा फिर रिवाइज होगा भी। तो अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं तो वहां का एक चैप्टर काम और हो जाएगा आपका, एग्जैक्टली सेम है लगभग। अब देखिए यहां से कि समांतर का मतलब क्या है। जैसे ये ले लें हम पृष्ठ, ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, ये पृष्ठ है, पृष्ठ मतलब कोई कागज ले लें जैसे बहुत पतला, तो उसके समांतर अगर बल रेखाएं आ रही है तो क्या होगा, जैसे ये अपने पास एक फाइल है, हम केवल इसकी मोटाई नहीं ले रहे हैं, केवल सतह ले रहे हैं। पृष्ठ जो है, सतह जो है उसकी मोटाई नहीं होती है, केवल लंबाई चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर इसके समांतर अगर क्या आ रहा है, विद्युत क्षेत्र ऐसे आ रहा है, तो ये तो हो गई विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ अल्पांश लिया है, तो ये हो गई अल्पांश की डायरेक्शन किधर, ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर नीचे की तरफ ले रहे हैं तो भी डायरेक्शन की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ। देखो दोनों स्थितियों में एंगल कितना बढ़ेगा, कितना हो गया, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ बात ये ध्यान रखना भी, अगर फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है तो आपको कोण, ये तीसरी बार रिवाइज कर रहा हूं, ये ध्यान रखना भी आप सबसे कंफ्यूजिंग मैटर है ये, कि कोण हमेशा किसके साथ बढ़ता है, अल्पांश की दिशा के साथ बढ़ता है, अल्पांश के साथ नहीं बढ़ता है। ये बात आप बिल्कुल क्लियर कर ले अच्छी तरह से। कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो फिर वही बात आएगी कि रट्टा मारने पड़ेंगे, इसलिए कंसेप्ट आप क्लियर रखो, हर चीज क्लियर ऑटोमेटिक हो जाएगी और गलतियां नहीं होंगी। तो यहां से देखो हम क्या ले रहे हैं, यहां ले लिया हमने कोई अल्पांश, ठीक है, ये हो गई अल्पांश की डायरेक्शन, किसकी, डीएस की डायरेक्शन, यानी डीएस का कैप लगा दिया हमने, इसका इकाई सदिश। इधर से आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये सतह तो ऐसे है, बड़े बड़ा रखे ऐसे है सतह, और
ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे आ रहे हैं सतह पर, यहाँ पर L5 ले रहे हैं तो इसकी दिशा ये हो गई और ये फील्ड लाइंस हो गई, तो कितना हो गया थीटा यहाँ कितना बढ़ेगा 90 डिग्री बढ़ेगा। तो ये बात आप ध्यान रखें कि यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर आता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र यदि पृष्ठ के समांतर है तो विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए। तो अब अपने ये रट्टा अपने मान रखे होते हैं कि फाई बराबर रेडियस कोस थीटा होता है और थीटा 0 रखते ही अपने क्या करते हैं कोस 0 इज इक्वल टू 1 हो गया और लिख देते हैं फ्लक्स का मान मैक्सिमम होगा। ऐसा नहीं है, यह बात आप ध्यान रखें। समांतर यहाँ अलग केस है, यहाँ कोण जो है वो फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं, कोण जो किसके साथ बढ़ेगा L5 की दिशा के साथ बढ़ेगा। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और कोस 90 इज इक्वल टू क्या होता है 0, देन फाई इज इक्वल टू 0। और ये कैसी स्थिति है, ये मिनिमम की स्थिति है, या सीधा ये कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेगी। और हम देख भी सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेगी क्योंकि इसकी मोटाई तो है नहीं, मोटाई नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा इधर से जो आएगी वो या तो ऊपर से निकल जाएंगी या नीचे से निकल जाएंगी। मोटाई नहीं है भी कोई कहते भी इसके अंदर भी घुस जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगी। अंदर कब जाएगी जब मोटाई होगी, या 3D स्ट्रक्चर अगर होगी, 3D में आकृति अगर कोई होगी जिसकी मोटाई भी हो तो ऐसा संभव है, वरना ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्लियर कर लिए कि विद्युत क्षेत्र अगर पृष्ठ के समांतर है तो फ्लक्स का मान क्या होगा 0 होगा। कारण आपके सामने मैं बता दिया कारण क्यों 0 होगा, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। दूसरा क्वेश्चन अब इसमें दो तरीके से आ जाता है, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर है तो फ्लक्स लिखिए। अब ये पूछ लेते हैं किसी पृष्ठ से न्यूनतम फ्लक्स की स्थिति क्या होगी। तो न्यूनतम फ्लक्स का मतलब क्या आया, न्यूनतम फ्लक्स का मतलब फ्लक्स 0, और 0 कब आएगा जब क्या होगा कोस 90 होगा। फिर अब इसमें रिवर्स डालते हैं तभी हम जब कोस 90 सोचते ही और तुरंत अपने क्या लिख देते हैं लंबवत होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना, आपको उल्टा पूछ ले तो भी ध्यान रखना, यहाँ 90 डिग्री या मतलब लंबवत नहीं है, समांतर है। अगर ये क्लियर हो गए तो दूसरा केस ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, वही बात इसके अंदर अपोजिट हो जाएगी। फिर भी हम एज अ डायग्राम इसको शो कर लेते हैं। सेकंड केस को, केस सेकंड जो है वो लेते हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्या आ रहा हो लंबवत आ रहा हो, बीच की जो स्थिति है मान लो 20 डिग्री 30 डिग्री है 45 डिग्री है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो थीटा की वैल्यू देती है और अब उसको पुट कर देंगे और सोल्व कर लेंगे। यहां से देखें इसमें सेकंड केस, यदि ये सब कंसेप्चुअल बातें भी इनको आप थोड़ा डीपली अगर अच्छी तरह से समझ लेंगे, हो सकता है एक बार समझ लग जाए लेकिन एक बार समझ लेंगे तो फिर आपको ये दोबारा कभी भी गलती नहीं होगी जब तक भी आप इनको पढ़ोगे। विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो। अब देखो पृष्ठ के लंबवत है तो क्या स्थिति आएगी, ये हमने बना लिया कोई पृष्ठ, यहां ले लिया L5, ठीक है, ये हो गई L5 की दिशा। अब विद्युत क्षेत्र भी क्या आ रहा है पृष्ठ के लंबवत आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। मान लो ये तो किसकी डायरेक्शन हो गई, ये तो हो गई DS, और ये किसकी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई E की। तब देखो दोनों क्या हो गए एक ही डायरेक्शन में हो गए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र जो है अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है तो क्या होगा इस पूरे भाग में से अब क्या होगा, इसकी लंबाई चौड़ाई है, इतना एरिया कवर हो रहा है तो इतना बल रखा है। जैसे मान लो इधर से भी जा रही है इधर से भी जा रही है, लेकिन इस यहाँ से कितनी जाएगी, जो इस भाग से जाएगी वो सारी इसके अंदर से होके गुजरेंगी। तो ये तीव्रता की दिशा भी ऊपर की तरफ, और L5 की बात कर चुकी है उसकी दिशा भी किधर होगी ऊपर की तरफ, दोनों क्या हो गए सेम डायरेक्शन में हो गए। तो थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0 डिग्री होगी, ठीक है। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा, बाय इक्वेशन फर्स्ट फाई इज इक्वल टू EDS, दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर आपको ये कहते थे वो दो क्वेश्चन तो ये हो गए, ये पहले सबसे पहला क्वेश्चन इसकी डेफिनेशन ये भी पूछ लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसका मात्रक ये भी पूछ लेते हैं, तीसरा फॉर्मूला, चौथा इसकी विमा,
पांचवा क्वेश्चन, अगर आपको ये प्रश्न के समांतर दे दें तो इसके फ्लक्स का मान लिखिए। दूसरा ये, इसमें दो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये अगर फ्लक्स न्यूनतम है तो स्थिति क्या होगी। इसी तरह से दो क्वेश्चन इसमें, इस तरह से काफी क्वेश्चन इसके अंदर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो काफी बनते हैं। और वो भी अगर आपने ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो कंडीशन दे रखी है उसको ध्यान से पढ़ लें और फिर उसको थोड़ा समझ लें कि उसने क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने उसमें बात कर लेंगे। अब बाकी बात एक टाइप का क्वेश्चन हो रहा, जैसा आपकी बुक्स में दे भी रखे हैं दो क्वेश्चन, कि अगर आपको इनको वैल्यूज दे दी जाए, वैल्यूज दे दी जाए तो मैंने आपको बताया कितने तरीके हैं, दो तरीके से दी जा सकती है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म दे दी तो आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में दे देंगे इनके मान, तो डॉट प्रोडक्ट कर दो। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के 1 होता है। जैसे इसकी क्वेश्चन देखते हैं इनको, जैसे इसमें आपका एग्जांपल नंबर 2.1 ही दे रखे हैं। विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर। एक बार मैंने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो बुक्स में हर जगह या क्वेश्चन में एग्जाम में भी आएंगे तो भी उनके अंदर वोल्ट पर मीटर लिखा होगा, तो आप ये ध्यान रखना। कैसे आया ये बाद में नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। पहले हम वोल्ट तक पहुंचे यानी पोटेंशियल तक पहुंचेंगे, विभव तक नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों में रिलेशन लेंगे, वहां से पता चल जाएगा भी कैसे आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, विद्युत क्षेत्र की यूनिट है। में स्थित क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखी है, क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर इज इक्वल टू, ये भी वेक्टर फॉर्म है भी, ठीक है, न्यूमेरिकल में नहीं लगाए तो भी ध्यान रखना, आई कैप जे कैप लगाया तो वेक्टर फॉर्म ये। तो ये दे रखा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको ये वेक्टर फॉर्म देते हैं, इसके अंदर ये जे कैप दे रखा है, सॉरी मैं लिखा गया, ये ध्यान रखना जे कैप दे रखा है इसके अंदर। अब इसको सोल्व करना है तो आई कैप जे कैप के कैप देखते हैं, अपने को ये बात पता चल जानी चाहिए कि अपने को किस फॉर्म में सोल्व करना है, डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में, क्योंकि थीटा अपने पास नहीं है। थीटा होगा तो ये फॉर्म नहीं होगी, तो आपको मैग्नीट्यूड फॉर्म मिलेगी। अब यहाँ इसको सोल्व करें इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds, दोनों वैल्यू पुट कर दें। ई की वैल्यू पुट करेंगे 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप मल्टीप्लाई बाय डॉट प्रोडक्ट 5 इंटू 10⁻³ जे कैप। अब देखो क्या होता है इसमें, आई डॉट आई 1 होता है, जो जे डॉट जे 1 होता है। अब देखो यहाँ आई की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब आई का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0 है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और क्या होगा, केवल सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है, जे डॉट जे होता है, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा 15,
और ये 10 की पावर कितनी है 2 है और ये -3 है, तो कितनी बचेगी -1 बचेगी। अब इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो तो भी सही है, क्वेश्चन में कोई आंसर मिलाना कोई जरूरी नहीं है, कैलकुलेशन अपनी सही होनी चाहिए। बाकी इसको डिवाइड में ले जाओ, 15/10 लिख दें इसे, या फिर इसको आगे लिख दें 1.5 वेबर लिख दें, ऐसे लिख दें, जैसे भी सोल्व जहां तक करना चाहिए वहां तक हम कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें आप ये करके देखना भी क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2.3 है भी, आप इसको सोल्व करके देखना बुक से। बाकी वरना फिर अपने बाद में चैप्टर पूरा होगा तब उसके बाद फिर बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, एक बार फिर रिवाइज कर देंगे, एक क्लास न्यूमेरिकल्स की रखेंगे तो उसमें फिर आपको रिपीट कर देंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट है, तो वृत्ताकार शीट है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे अगर रेडियस दे दिया तो। एक समान विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे दी, इसमें स्थित है, इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। शीट से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा है, इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है, जैसे ये तो वृत्ताकार हो गई सतह, कोई अल्पांश अपन ने ले लिया, ठीक है, और कोण किसके साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ, किसका, इसका सतह का कोण। ये जो सतह है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बढ़ाती है 30 डिग्री का, यानी सतह का कोण 30 डिग्री का बढ़ाती है। तो अपने को तो किसका चाहिए, अल्पांश का चाहिए, तो अल्पांश का इधर का कोण बचेगा, बाकी 90 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा 60 डिग्री। तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में वैल्यू दे दी जाती है, तो आपको ये कंसेप्ट वहीं पहुंचे, इसलिए मैंने कहा था कंसेप्ट का ध्यान रखना। एंगल जो है वो बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, इनके बीच का है एंगल, यानी कोण जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश का जो इकाई से अल्पांश की जो डायरेक्शन है उसके बीच का कोण है ये, ठीक है। आपको ये सतह के साथ दे दी कि सतह के साथ ये, यानी इस क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू दे दी, सतह के साथ ये कितने पर आ रहा है 30 डिग्री पर आ रहा है, तो अपने को ये नहीं चाहिए। अगर आपने डायरेक्ट 30 रख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना। हम आगे नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके देखना, नहीं हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और बाकी फिर जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो इसको सोल्व करवा देंगे। बाकी वही फॉर्मूला इसके अंदर केवल आपको क्वेश्चन में 30 डिग्री दे रखा है लेकिन 60 रखना है, लेकिन क्यों रखना है वो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अब लेते हैं सतत आवेश वितरण। नेक्स्ट टॉपिक सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण क्या होता है, सतत का मतलब होता है लगातार, पास पास रखे हो, गैप नहीं हो, यानी अनियमितता नहीं हो उसके अंदर, समरूप आवेशित हो, ये कह सकते हैं। तो ऐसा कब लेते हैं कि अगर जैसे मान लो अपने को ये कह दें कि ये स्थिति है कि ये कोई डिस्टेंस है, उस पर 2 चार्ज रखने हैं, तो 2 चार्ज अपने कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, पास पास भी रख सकते हैं, या ऐसे मिड में भी रख सकते हैं, कोई भी स्थिति हो सकती है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं ये डिस्टेंस और इसमें 5000 आवेश अपने को रखने हैं, तो 5000 आवेश के लिए बीच में कोई डिस्टेंस होगी क्या, कोई डिस्टेंस नहीं होगी, यानी ये लगभग समरूप आवेशित हो जाएगा और सारे जो है वो आवेश बिल्कुल पास पास होंगे। ऐसे आवेश वितरण को कहते हैं सतत आवेश वितरण। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जगह कम है और आवेश ज्यादा है, बस इसी बात को अपने को लिखना है, और आप इसको किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं। अल्प स्थान पर अत्यधिक आवेशों के वितरण को सतत आवेश
वितरण कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कह सकते हैं इसे अल्प स्थान पर अत्यधिक आवेशों के वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब देखो इसमें इसके प्रकार क्या हैं। ये कह सकते हैं, आप ऐसे बना सकते हैं कि ये चार्ज जो है वो इस पर बहुत ज्यादा चार्ज उपस्थित है, तो ये आप समझ लें कि थोड़ी दूरी पर बहुत ज्यादा चार्ज है, तो उसे क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण कहेंगे। अब ये 3 प्रकार का होता है। इसके जो प्रकार है वो कितने हैं, 3 प्रकार हैं। फर्स्ट आते हैं सतत रेखीय आवेश वितरण। लीनियर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसके अंदर एक वर्ड आ गया, इसमें 2 बातें हम करेंगे। सतत रेखीय आवेश वितरण का मतलब है, इसके साथ साथ हम एक बात और निकालेंगे, जो काम की बात है वो है घनत्व। ये इंपॉर्टेंट बात है, अपने को ये निकालनी है और इसी को समझना है कि घनत्व क्या होता है। देखो 3 तरीके से हैं, 3 तरीके से मतलब 3 डायमेंशन नॉर्मली अपन लेते हैं, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग 3 तरीके से। एक अगर सिंगल डायरेक्शन लेते हैं, एक एक्सिस लेते हैं 1D, एक विमीय, तो उसको रेखीय आवेश वितरण, उस पर आवेश होंगे। अगर किसी रेखा पर, रेखा मतलब बहुत पतले तार पर उपस्थित है, तार है तो उसको एक विमीय मान सकते हैं, पतला है उसकी मोटाई न के बराबर है, नगण्य है, तो सतत रेखीय आवेश वितरण। उस पर चार्ज 5-5 वितरित। अब ये डेफिनेशन यही है, ये सभी के अंदर आ जाएगी, ज्यादा काम नहीं है ये भी। लेकिन जो घनत्व में हम पढ़ेंगे वो सबसे इसका बेसिक चीज वो है, वो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो आगे के सारे डेरिवेशन में दिक्कत नहीं आएगी। जो इसके मेन पार्ट में हम पहुंचेंगे, गॉस का नियम और फिर उसके एप्लीकेशन जो है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो घनत्व जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। फिर मैं बता रहा था आपको कि रेखा के अनुसार है। दूसरा 2D हो जाए। 2D का मतलब द्विविमीय, यानी 2 एक्सिस हो जाए, एक्स और वाई, जैसे वर्ग है, आयत है या वृत्त है, इस तरह की कोई स्ट्रक्चर हो जाए 2D, कोई सरफेस हो जाए, सतह हो जाए, तो उस पर आवेश वितरित कर दी जाए। वही कंडीशन वही है कि पास वितरित हो, तो उसे क्या कहेंगे, सतत पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है, पृष्ठीय सतह, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा आयतन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम का मतलब 3D स्ट्रक्चर, जैसे घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, इनके अंदर अगर गोला है, इन पे आवेश वितरित कर दिया जाए तो वो कौन सी फॉर्म में आएगा, वो 3D में आएगा। उसमें भी एक बात हम आगे पढ़ेंगे, हम जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे, गॉसेस लोग हैं, तो उसमें बात करेंगे। अगर गोले की सतह पर आवेश है तो क्या हो गया, सतह है, वर्ड आ गया, सतह वर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, वो उसमें कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, पृष्ठीय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हम इसमें यूज करेंगे। तो इनकी डेफिनेशन जो है एक ही आपको बता देता हूँ, बाकी आप सभी इसी सिमिलरिटी से अपने लिख सकते हैं। इस काम की जो बात है उस पर हम चर्चा करेंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है घनत्व। नॉर्मली अगर घनत्व की बात करें तो घनत्व जब 11th वालों को या 12th वालों को पूछते हैं तो घनत्व के बारे में पूछा जाए कि घनत्व क्या होता है, तो सबसे पहला आंसर आता है द्रव्यमान बटे आयतन। लेकिन घनत्व का मतलब ये नहीं है, वो कौन सा घनत्व है, वो द्रव्यमान का घनत्व है। इसलिए घनत्व सभी वस्तुओं का, हर किसी भी वैल्यू जो है उसका निकाला जा सकता है। तो घनत्व एक कॉमन वर्ड है, न कि द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व है। वो घनत्व किसका है, वो द्रव्यमान का है। मास डेंसिटी कहते हैं अपने, वो लेते जब हम पढ़ते हैं मास के बारे में, द्रव्यमान के बारे में, इसीलिए वहां घनत्व मतलब अपने वो ले लेते हैं। यहाँ आवेशों के बारे में तो आवेश घनत्व आएंगे, आवेश घनत्व भी 3 प्रकार के हैं, इसलिए हम घनत्व पे बात करेंगे। और ये बहुत ही एक वर्ड जरूर है, लेकिन इसके अंदर बहुत से टॉपिक इंक्लूड है इसके अंदर। अगर ये एक वर्ड ही अपने को पता चल जाए इसका मीनिंग, तो अपने किसी भी तरह की डेंसिटी आ जाए, किसी भी तरह की, सबकी हम डेफिनेशन बता सकते हैं,
सबका हम फॉर्मूला बता सकते हैं। केवल हमें ये टॉपिक देते हुए इसके बारे में बताना है, हमें किसी भी बुक की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हम उसकी डेफिनेशन भी खुद बता सकते हैं, उसका फॉर्मूला भी खुद बता सकते हैं। तो एक के बारे में आपको ये बता देता हूं कि यदि रेखीय का मतलब रेखा पे, पृष्ठ का मतलब पृष्ठ पे, आयतन का मतलब आयतन में, बस इतनी सी बात है कि यदि आवेश क्या हो, यदि आवेश समान रूप से किसी पतले तार पर पास पास वितरित हो तो उसे सतत रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब देखो, अब जो काम की बात है, अब इसमें दूसरे की डेफिनेशन लिखने तो वो भी ऐसे लिख देना, अभी कोई काम नहीं आएंगे वैसे। अब देखो, ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो रेखीय आवेश घनत्व। हमें ये बेसिकली यही समझना है, वितरण तो ये आवेशों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तो है ही कि किस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग नाम दे दिए। बेसिकली जो काम सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो न्यूमेरिकल या टॉपिक या डेफिनेशन या और भी बेसिक कंसेप्ट के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण बात है डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा से लिखते हैं इसे। अब पहले बात करेंगे अपने डेंसिटी की होती है, घनत्व क्या होता है। अगर ये घनत्व का मतलब पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो सारे घनत्व अपने इसके बारे में लिख सकते हैं। घनत्व होता क्या है? घनत्व का मतलब है, सबसे सिंपल एक वर्ड में या आधी लाइन में अगर हम बताएं तो किसी इकाई भाग में उपस्थित बिंदु, इकाई भाग में। अब इकाई भाग वो इकाई यूनिट पार्ट जो किसी का भी हो सकता है, जिसका है उसी के लिए वो घनत्व हो जाएगा। अब वैल्यू भी कोई भी हो सकती है, इसलिए हमने दोनों वर्ड यूज नहीं किए यहाँ। हमने कहा है कि इकाई भाग में उपस्थित मान। अब इकाई भाग में, इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान है तो वो द्रव्यमान घनत्व हो जाएगा। अब यहाँ जब लंबाई की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, इकाई लंबाई में क्या उपस्थित है, आवेश उपस्थित है, तो ये क्या हो जाएगा, आवेश घनत्व। अगर हम जल की बात करें तो इकाई आयतन में उपस्थित जल का जो मान है वो क्या है, जल का घनत्व। सोने का घनत्व ये 11th में यूज भी होते हैं 2-3 जगह। तो घनत्व का कॉमन मतलब है इकाई भाग में उपस्थित कोई वैल्यू, इकाई भाग में। अब आपको जैसा कहा जाए वैसा आप कह दिया, आपको द्रव्यमान घनत्व बताओ, तो द्रव्यमान क्या होगा, इकाई आयतन में होगा। और क्या पूछ रहे हैं, द्रव्यमान, तो इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान वो द्रव्यमान घनत्व हो गया। अब द्रव्यमान, अब आवेश की बात करें तो आवेश का वितरण कितने तरह का हो गया, 3 तरह का। कि आवेश तार पे भी हो सकता है, सतह पे भी हो सकता है, किसी शीट पे भी हो सकता है, मेटेलिक शीट हो उस पर भी आवेश दिया जा सकता है, और कोई क्यूबिक सिस्टम है उस पर भी दिया जा सकता है, यानी कोई भी थ्री डायमेंशनल त्रिविमीय स्ट्रक्चर जो है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, उसमें भी आवेश दिया जा सकता है। तो अब कौन सा पूछा गया है, जैसे मान लो अपने को यह भी पूछा गया देखिए आवेश घनत्व, तो अपने क्या करेंगे, रेखीय में क्या होगी, रेखा होगी, लंबाई होगी, तो इकाई भाग में, यानी भाग किसका आ गया, इकाई लंबाई में क्या उपस्थित है, आवेश। तो अगर हमें ये बता दिया, अब हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें हम बता सकते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी, इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश को आवेश घनत्व, कौन सा, लंबाई है तो रेखीय, रेखा से लंबाई लिए, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, देखो इकाई लंबाई, जैसे कोई वायर है, ये कोई वायर है, इस पर आवेश वितरित किया गया है ये। अब इसकी कुल लंबाई कितनी है, L है, और कुल आवेश कितना है इसमें
Q है, ठीक है। तो L लंबाई में आवेश कितना है, Q। इकाई लंबाई में क्या परिभाषा है, इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश। तो इकाई लंबाई में एक की वैल्यू ज्यादा की दे रखी हो, एक की निकालिए तो क्या करते हैं हम, डिवाइड। 10 बॉल का आपको बोल देते 50 रुपए एक बॉल का, तो क्या करेंगे 50/10। सेम वही तीसरी क्लास की मैथ्स यूज कर रहे हैं हम इसके अंदर। F1 यूनिट वैल्यू के लिए क्या आएगा, Q/L। हो गई वैल्यू, बढ़िया फॉर्मूला। तो हमें कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको पूछा जाए, जैसा भी यूज हो रहा हो उसके अकॉर्डिंग अपने बना लें अपनी लैंग्वेज के अंदर, कोई जरूरी नहीं है जैसा किताब में लिखा वैसे लिखे हम इसे। लैम्डा से लिखते हैं इसे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Q/L। अब देखो आपको जो भी बताऊंगा आप इसमें कर देते हैं। Q/L आ गया, अब इसकी यूनिट भी आ जाएगी, न्यूमेरिकल में काम आएगा ये बात है, कूलाम। और इसकी यूनिट क्या है, लंबाई मीटर, तो इसकी यूनिट हो गई कूलाम पर मीटर। ये आ गया इसका फॉर्मूला। अब इसको क्या करते हैं, जब कोई भी हम आगे बात करेंगे कि कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो स्मॉल वैल्यू के लिए लेते हैं, फिर उसका क्या कर देते हैं, सबसे सिंपल मेथड इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं और कुल वैल्यू निकाल लेते हैं। इसलिए हमेशा जैसे पूरी तार के लिए हमें तीव्रता निकालनी है, बल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्मॉल पार्ट ले लेंगे। किसका पार्ट लिया हमने, लंबाई का, तो लंबाई का स्मॉल पार्ट है, इसलिए क्या हो गया वो dl है। अब पूरा चार्ज जो है टोटल चार्ज, तो टोटल लंबाई पे है, dl लंबाई पर चार्ज कितना होगा, dq होगा, ठीक है। तो वही जो L के लिए बात आई थी वो स्मॉल के लिए आ जाएगी। dl लंबाई में चार्ज कितना है, dq है, इकाई लंबाई में क्या हो जाएगा, dq/dl। तो यहां से ये जो बात है वो आ जाएगी, या आप इसको स्मॉल एलिमेंट फॉर्म में लिखें तो आप लिख सकते हो dq/dl। जैसा अपने को यूज करना हो वैसा अपने यूज कर सकते हैं। चार्ज की जब जरूरत पड़ती है तो इसको क्या लिखते हैं, λ/dl लिखते हैं। अब इसी तरह से दो बातें, अगर ये बात पता चली है तो बाकी दोनों में अपने को समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी। इसी तरह से दूसरा आवेश वितरण परिभाषित कर देंगे हम, सतत पृष्ठीय आवेश वितरण। सेकंड बात लेते हैं, सतत पृष्ठीय आवेश वितरण। बस 5 मिनट। पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसकी ये परिभाषा नहीं लिखेंगे या लिखी हुई है, यदि आवेश समान रूप से किसी तार पर है, अब क्या होगा, पृष्ठ किस क्या मतलब होता है, सतह। तो किसी सतह पर उपस्थित हो तो उसको क्या कर देंगे, पास पास उपस्थित हो तो उसको सतत पृष्ठीय आवेश वितरण कह देंगे। ये डेफिनेशन यहाँ से आप सेम लिख सकते हो इस तरह से। अब अपने बात कर रहे हैं फिर वही बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कौन सा, घनत्व। तो हम लिखेंगे इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब इसकी परिभाषा बतानी है तो अगर आपको अभी बताया मैंने घनत्व सिग्मा से लिखते हैं इसे, अगर घनत्व अगर आपको पता है तो इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आवेश किस पर होगा, किसी सतह पर होगा। ये मान लेते हैं कोई सतह आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार कैसी भी हो सकती है। इस पर कोई आवेश पास पास वितरित किया गया है। अब सतह में क्या होगा, कुल क्षेत्रफल कितना है, S है, कुल आवेश कितना है, कुल आवेश Q है। तो वही पृष्ठीय आवेश कहा गया है तो सतह में, सतह का मतलब क्षेत्रफल, तो इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसका इकाई भाग में, यानी इकाई भाग में उपस्थित वैल्यू, वैल्यू क्या है चार्ज, इकाई भाग कौन सा आ गया, क्षेत्रफल का। तो इकाई क्षेत्रफल या इकाई पृष्ठ पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहां से भी आप इसका फॉर्मूला बढ़ा सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन में क्या बन गई, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को
पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मान निकालें तो वही सिग्मा इज इक्वल टू, देखो कुल क्षेत्रफल कितना है, एस है, एस क्षेत्रफल में सारा आवेश है क्यू, इकाई में कितना आएगा वही कुल का भाग दे दो, तो क्या देगा क्यू अपॉन एस। जब ये पता चल गया तो क्या पता चल जाएगा, इसकी यूनिट कूलम और क्षेत्रफल की क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो ये नहीं है कि घनत्व तो सबकी एक जैसी होगी, ये अलग तरह का घनत्व है, वो अलग तरह का, तीसरा अलग तरह का आ गया। अब वही स्मॉल एलिमेंट के लिए कह दें तो स्मॉल एलिमेंट के लिए कहें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस, ये फॉर्मूला लिख दें, ये हो गया। तीसरा बात करते हैं आयतन, जो लास्ट इसका है वो है आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो वितरण को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, मैं घनत्व लिख रहा हूं डायरेक्ट, इसको रो से लिखते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम आयतन किसका होता है, 3D स्ट्रक्चर्स का आयतन होता है, घन है, घनाभ है, गोला, शंकु, बेलन, इनका आयतन होता है जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी जो सतह से ऊपर उठ सकती है वस्तु, उसका क्या होगा आयतन होगा 3D वस्तु। तो जैसे अगर कोई मान लो घन ले ले, अपने घनाभ ले ले, इस तरह से इस पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो इसमें क्या होगा, इसका आयतन कितना है v है और कुल चार्ज कितना है q है, ठीक है। तो v आयतन में चार्ज, सारा चार्ज किसमें, टोटल आयतन में, इकाई में कितना आएगा q अपॉन v। तो परिभाषा क्या हो गई, इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी, मात्रक इसका अलग आएगा कूलम, और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, तो ये इसका मात्रक हो गया। या आप अल्पांश फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी वी, जिसका हम यूज करेंगे। अब देखो ये तीन तरह के हो गए, और आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा गाउस का नियम, उसके जो डेरिवेशन हम करेंगे उसमें इन तीनों का यूज होगा, विसव का यूज होगा। तो वो किस पे, तब फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला उठाएंगे यहाँ से कि लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, देन डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, या इसकी जरूरत पड़ रही है तो क्यू बाई एस। अब ये एस का मतलब भी क्या है, क्षेत्रफल, सरफेस है। अब ये भी किस पे डिपेंड करेगा कि स्ट्रक्चर कैसी है। अगर मान लो नॉर्मली गोले के बारे में थोड़ा सा यूज करेंगे हम 2-3 जगह, तो गोला है तो गोले का क्षेत्रफल, सतह की बात कर रहे हैं तो सतह पर आवेश है, तो यहाँ इसका क्षेत्रफल यूज करेंगे जो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फिर वहां उस पर डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर पे कैसी है। तो आज इतना ही करेंगे इसे, इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। आगे पूरा चैप्टर जो बाकी है जो पढ़ेंगे हम, सबसे मेन पार्ट इसका, जिसमें से अब जो आगे पार्ट पढ़ेंगे उसमें से बोर्ड एग्जाम में एक बड़ा जो क्वेश्चन है 4 नंबर का वो आता है, उसके अंदर ये सारी बातें यूज होंगी, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए। जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं, जो किसी क्लास में आते हैं, तो वो डे 1 से क्लासेस स्टार्ट हैं, तो डे के अकॉर्डिंग देख लें। आज जो है वो डे 11 है, डे 11, तो डे 1 से आप शुरू करेंगे, पढ़ते आएंगे तो आपको सारा पता चलता रहेगा, और दूसरा सिलेबस भी आपका कवर होता रहेगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे के बारे में, तब तक आप इनको रिवाइज करते रहे और पढ़ते रहे।